Hello, dear students. Welcome once again. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डबली रेनफोर्स बीम। तो दोस्तों आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ये डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है। तो दोस्तों डबली रेनफोर्स बीम का मतलब एक ऐसा बीम है जिसके अंदर की हम जो स्टील या रेनफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं उसको हम टेंशन साइड में और उसके साथ साथ कंप्रेशन साइड में दोनों के अंदर ही जब हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह के बीम को हम डबली रेनफोर्स बीम बोलते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमने सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में पढ़ा है। तो आपको पता है कि सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है, जिसके अंदर की हम सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में ही स्टील को प्रोवाइड करते हैं या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरह के बीम को हम सिंगली रेनफोर्स बीम बोलते हैं। लेकिन जो डबली रेनफोर्स बीम होता है उसके अंदर हम कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर भी हम दो एंकर बार्स का इस्तेमाल करते हैं बीम को बनाने के लिए, लेकिन उसको हम रेनफोर्समेंट में काउंट नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक एंकरिंग का काम करती है। तो इसलिए लेकिन जिस बीम के अंदर हम खास तौर पर कंप्रेशन जोन में स्टील डाल रहे हैं तो उस तरह के बीम को हम डबली रेनफोर्समेंट बीम बोलते हैं। तो जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट ऊपर डाला हुआ है जिसको कि हम ASC से डिनोट करते हैं, और जो नीचे हमने टेंशन जोन में स्टील डाल रखा है इट इज डिनोटेड बाई AST, इसको हम AST से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों में डबली रेनफोर्स बीम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वैलिड रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीजन तो उसका यही है कि जो बीम है हमने जो डालना है हमने उसको साइज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब उसकी साइज को हमने शुरू से ही फिक्स कर दिया कि भाई इससे बड़ा बीम हमारा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उस बीम को अगर एज ए सिंगली अगर बीम डिजाइन करते हैं तो उस केस के अंदर फिर उसकी डेप्थ जो है बीम की बढ़ जाती है, लेकिन हमने उसके साइज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो फिर उस केस के अंदर फिर हमें उस बीम को डबली डिजाइन करना पड़ता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बीम है हमारा उसका साइज फिक्स है। तो साइज फिक्स होने की वजह से जो उसके ऊपर UDL लगा हुआ है तो उसकी वजह से जो उसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट आता है बीम के अंदर वो उसके रेसिस्टेंस से ज्यादा है। बीम का रेसिस्टेंस कम है, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर, MU लिमिटिंग जो उस बीम का होता है वो कम है, लेकिन उसके ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा लगा हुआ है। तो अगर बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा लगा होगा तो उसकी वजह से बीम हमारा फेल हो जाएगा। तो फिर हमें उस बीम के बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए फिर हम उसके अंदर डबली रेनफोर्स बीम के लिए जाते हैं। दूसरा फिर जो ये डबली रेनफोर्स बीम है इससे बीम की स्टिफनेस भी बढ़ जाती है, और इसके अलावा जो हमारे जो सिस्मिक प्रोन एरियाज हैं, मतलब जिन एरियाज के अंदर अर्थक्वेक ज्यादा आता है वहां पर हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे जो बीम हो वो डबली रेनफोर्स बीम ही हो, क्योंकि सिस्मिक की वजह से या मतलब अर्थक्वेक की वजह से कई बार जो स्ट्रेसेस होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, उलट हो जाती है। जिस सेक्शन के अंदर कंप्रेशन आया हुआ है वहां पर टेंशन आ जाती है, और जहां पर टेंशन आई हुई है वहां पर कंप्रेशन आ जाती है। तो उसकी वजह से जो इसको हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो इस रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस को भी अवॉइड करने के लिए हमें डबली रेनफोर्स बीम को बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हैं, इसके अंदर हम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो डबली रेनफोर्स बीम हमारा बनाने का मेन रीजन ये है कि एक तो उसके अंदर साइज की रिस्ट्रिक्शन, कि जो बीम का हमारा साइज है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और दूसरा उसके ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है वो उसके रेसिस्टेंस से ज्यादा है। अगर मैं जो सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस है उससे उसका बेंडिंग, उस बीम के ऊपर जो बेंडिंग लगा हुआ है, बेंडिंग मूवमेंट लगा हुआ है वो ज्यादा है, तो फिर उस कंडीशन के अंदर हमें डबली रेनफोर्स बीम को बनाना पड़ता है। तो जो ये एक कॉन्सेप्ट क्या है डबली रेनफोर्स बीम बनाने का, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप ये फिगर देख सकते हैं, एक ये हमारे पास इसको हमने कंबाइन किया हुआ है, ऊपर हमने स्टील डाला हुआ है कंप्रेशन जोन के अंदर और नीचे हमने डाला हुआ स्टील टेंशन जोन के अंदर। तो हम इस बीम को
बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। तो दोस्तों पहले हम बीम को डिजाइन करते हैं एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको बहुत ही आपने अच्छे से समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने इस बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हमने इसको बीम को डिजाइन किया एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम। तो जो सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि जो इस बीम के ऊपर एमयू लगा हुआ है टोटल, अब इसके अंदर हमने ये कैलकुलेट किया कि जब हम अगर इसको एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते तो इस बीम का क्या रेसिस्टेंस होता, इसको हम बोलते हैं MU1। तो ये MU1 जो है हमारा, ये MU लिमिटिंग जो है, ये हमने इसको एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम मानकर हमने कैलकुलेट किया। तो अब आपने देखा कि इसका जो बीम का रेसिस्टेंस कम था, इसी वजह से हमें डब्ल्यू के लिए जाना पड़ा। तो जो टोटल इसके ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है, MU लगा हुआ है, इसके अंदर से जो बैलेंस बच गया, जो आपने पहले तो इसके अंदर आपने देखा कि एज ए सिंगली कितना रेसिस्ट कर सकता है। अब उसके बाद जितना उसका MU बच गया सिंगली बनने के बाद, तो उसके बाद फिर हमने उसको क्या किया, इसको फिर इसके अंदर हमने कुछ एडिशनल स्टील डाला AST2। उसको जो आपने सिंगली डिजाइन किया, तो जो उसमें स्टील आया उसकी वैल्यू उसको हमने कह दिया AST1। तो बाकी उसके लिए जो बाकी बैलेंस हमारे पास जो बेंडिंग मूवमेंट बचा, उसको बचाने, उसको इसके अंदर क्या नाम है लेने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए हमने इसके अंदर एडिशनल स्टील डाला AST2। तो देखिए दोस्तों, अभी जो ये बीम था हमारा, इसके अंदर दो हिस्सों में जैसे हम आमतौर पर डिवाइड करते हैं, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन। तो इस बीम के अंदर नीचे टेंशन जोन है, ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन है। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। लेकिन अब ये दूसरा जो हमारा सेक्शन जो आप दिख रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने स्टील डाला है। अब इसके अंदर कंक्रीट का जो पोर्शन है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो फिर इसको इक्वेट करने के लिए, AST2 को इक्वेट करने के लिए हमें इसके अंदर कंप्रेशन जोन में स्टील डालना पड़ा। तो इस स्टील को हम बोलते हैं ASC। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमने स्टील तो जो डाला है मेनली टेंशन जोन के लिए डाला है, इसको हम बोलते हैं AST1 एंड AST2। तो जो टोटल हमारा AST है, इट इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2। लेकिन जो दूसरा हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर क्योंकि इसके अंदर हमने कंक्रीट को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ इसके अंदर जो AST2 डाला है, इसको इक्वेट करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें कंप्रेशन जोन में स्टील डालना पड़ा। इसको हम बोलते हैं ASC। तो यही इस डबली रेनफोर्स बीम का यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि इसके अंदर हम पहले इसको चेक करते हैं एज ए सिंगली बीम, और सिंगली बीम के अंदर जितना स्टील आता है वो उसको हमने कहा AST1। फिर आपने देखा कि जो सिंगली बीम का जो रेसिस्टेंस था वो कम था, बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा था। तो फिर उसके अंदर जो बैलेंस बेंडिंग मूवमेंट बच गया, उसको काउंटर करने के लिए इसके अंदर हमने AST2 डाला, और AST2 को इक्वेट करने के लिए फिर हमने कंप्रेशन जोन में स्टील डाल दिया, जिसको हमने कहा ASC। तो दोस्तों, ये हमारा डबली रेनफोर्स बीम का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये सभी इसके अंदर ये बातें आपको बताई गई हैं जिसमें लिखी है। तो दोस्तों, जैसे अभी मैं आपको बात डबली रेनफोर्स बीम की कर रहा हूं, तो अगर आपको डबली रेनफोर्स बीम समझना है कि भाई कैसे काम करता है, कैसे इसकी न्यूट्रल एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं, तो सारी की सारी चीजें आप जब भी समझ सकते हैं जब आपने पहले, अगर आपको सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप इस डबली रेनफोर्स बीम को नहीं समझ सकते, क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसके अंदर जो फंडा है, जो फार्मूलेज हैं, वो सभी हम जो सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर जो हम पढ़ चुके हैं, उसी को ही आगे हमने फर्दर एक्सटेंड किया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास ये बीम है हमारा, इसमें ASC कंप्रेशन स्टील, AST टेंशन स्टील, हम इसके अंदर अलग अलग करके नहीं दिखाते हैं, टोटल ही AST दिखाते हैं, टोटल ASC दिखाते हैं। तो इसके अंदर ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, ये विड्थ है बीम की, ये हमने जो कंप्रेशन में स्टील डाल रखा है, ये इसका कवर है, इसको D' से दिखाते हैं, ऊपर से D'। और ये हमारे पास ये इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रेन डायग्राम है, वही सिंगली वाला। इसके अंदर कंक्रीट के अंदर 0.0035 से ज्यादा स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, और स्टील के अंदर
0.87 FY by ES प्लस 0.002 से स्ट्रेन कम नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। अब इस स्ट्रेस डायग्राम के अंदर ये ऊपर जो हमारे पास ये पैराबोलिक शेप आपको दिख रही है, ये नीचे टेंशन है, इसके अंदर T1 प्लस 2 T2 आपने डाल रखा है, ये टोटल हमारा टेंशन स्टील है। अब इसके अंदर ऊपर कंप्रेशन, इसके अंदर कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन है और साथ साथ हमने कंप्रेशन स्टील भी डाल रखा है। तो उसका जो रेसिस्टेंस, जो हम उसके अंदर जो कंप्रेसिव हमारी फोर्स पैदा होगी, तो उसको हमने अलग अलग शो किया है C1 एंड C2। तो जो C1 जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स है वो कंक्रीट की वजह से है, और जो C2 जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स है ये कंप्रेसिव स्टील की वजह से जो आपने ये डाली हुई है ASC। इसी तरह से जो टोटल हमारी टेंसाइल फोर्स है T, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, T1 प्लस T2। तो जो T1 जो है इट इज ड्यू टू द, जो आपने सिंगली रेनफोर्स बीम मानकर जो इसमें स्टील प्रोवाइड किया था ये उसकी वजह से है, और ये T2 जो आपने एडिशनल जो स्टील डाला उसके अंदर उसकी वजह से है। तो आप इसके अंदर सिंपली देख सकते हैं, जैसे C1 की वैल्यू हमने निकाली है, जो कंप्रेसिव फोर्स है हमारी, जो सिंगली के अंदर भी यही कंप्रेसिव फोर्स थी 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। तो सिंगली के अंदर भी यही फोर्स थी हमारे पास, कंप्रेसिव फोर्स थी, जो इसके अंदर कंप्रेशन जो आपने स्टील डाला, जो कंप्रेशन जो इसमें कंक्रीट डाला हुआ है, जो रेसिस्टेंस जो दे रहा है, जो कंप्रेसिव फोर्स उसकी बन रही है, इसकी वैल्यू है। इसी तरह से C2 है हमारे पास, ये दिस इज ड्यू टू द कंप्रेसिव स्टील। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, FSC माइनस FCC। FSC का मतलब ये है कि जो इसके अंदर जो आपने स्टील डाल रखा है कंप्रेशन के अंदर, उसके अंदर जो स्ट्रेस होगी उसको हम FSC से डिनोट करते हैं। FSC इस लेवल पे, जहां पर ये स्टील डला हुआ है, इसके सेंटर पे जो हमारे पास जो स्ट्रेस होगी, इसको हम FSC से डिनोट करते हैं। तो ये आपने FST जैसे जो स्ट्रेस डायग्राम जो था हमारे पास स्टील के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो उससे आपने FST की वैल्यू निकाली थी। तो उसके अंदर हम 1.15 फैक्टर लगाकर आपने देखा था, उसकी वैल्यू 0.87 FY बन जाती थी। तो ये हमने 0.87 FY ही लिया है यहाँ पर। तो अब हम स्टील C2 की बात कर रहे हैं, मतलब जो कंप्रेसिव फोर्स जो बनेगा कंप्रेसिव स्टील की वजह से, तो उसकी वैल्यू FSC माइनस FCC। FCC का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो कंक्रीट है इसका जो रेसिस्टेंस है, जैसे 0.00, ये मतलब ये 0.45 FCK ये स्ट्रेस है कंक्रीट के अंदर, तो इसको हम FCC भी कह सकते हैं यहाँ पर जो इस लेवल पे है, एंड ASC एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन। तो ये हमने इसके अंदर से FCC क्यों घटाया है, ये हमने इसकी इसलिए घटाया क्योंकि इसके अंदर जो ये स्टील जो डाल रखा है आपने, इसकी वजह से ये जो कंक्रीट है इसका थोड़ा सा एरिया कम हो गया। तो जितना एरिया कम हो गया उतना इसके अंदर हमारी जो ये कंक्रीट का जो ब्लॉक है, जो रेसिस्टेंस है उसका, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसके अंदर क्या किया, FSC माइनस FCC कर दिया। इसके अंदर से हमने उसका जो रेसिस्टेंस था या जो उसकी कंप्रेसिव फोर्स जो इसकी वजह से कंक्रीट की वजह से जो कम हो गई है, वो उसमें से हमने घटा दिया। तो ये हमने इसके अंदर सारे जो बीम के बारे में जो मैंने भी आपको बताया है, XU हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, FSC स्ट्रेस इन द स्टील है, FCC है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ द कंप्रेशन स्टील। तो इसको आमतौर पर वही वैल्यू ले लेते हैं जो कि हमारी कंक्रीट की होती है 0.45 FCK। उस कंडीशन में जबकि D डैश बाई D शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.2, तो आमतौर पर ये 0.2 से कम ही रहती है, तो इस वजह से इसको हम वही वैल्यू ले लेते हैं 0.45 FCK। तो दोस्तों ये हमने टोटल कंप्रेसिव फोर्स अब हमें निकालनी है। तो इसके अंदर हमने इस दो हिस्सों में, जैसे मैंने आपको बताया C1 एंड C2। तो C1 आपकी कंप्रेसिव फोर्स कंट्रीब्यूटेड बाय द कंक्रीट, तो ये वही वैल्यू 0.36 FCK B into XU। XU आपको पता ही है न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, XU इसको हम कहते हैं, जो कि हमें निकालना है XU। इसी तरीके से C2 is the compressive force contributed by the steel in the compression zone। तो इसके लिए हमने ये जो मैंने आपको बताया है FSC माइनस इंटू में ASC। तो ये कंक्रीट का कंट्रीब्यूशन है, FSC इंटू ASC, स्ट्रेस इंटू में एरिया। अब इसके अंदर से जो कंक्रीट जितना कम हुआ तो वो हमें इसमें से घटाना है, FC इंटू में FCC इंटू ASC, ये एरिया। FCC इतनी स्ट्रेस है इसके अंदर जो कंक्रीट के अंदर होगी।
तो हमने इसके अंदर से ASC कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, FSC माइनस FCC इंटू ASC। तो इसका जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नेग्लिजिबल होता है बहुत ज्यादा, इसको हम कई बार इस FCC को छोड़ भी देते हैं। इसी तरह से टोटल कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास ये आ गई, ये इन दोनों को जोड़ दिया आपने C1 प्लस C2। अब टोटल टेंसाइल फोर्स AST1 0.87 FY AST1 और टोटल फोर्स प्रोड्यूस बाय द AST2 0.87 FY AST2। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो इसके अंदर हमने जैसे शुरू में बताया कि जो टोटल हमारी दैट AST1 प्लस AST2, तो हमने इसके अंदर 87 FY कॉमन ले लिया और AST1 प्लस AST2 को AST से रिप्लेस कर दिया। तो इक्विलिब्रियम के अंदर ये दोनों फोर्स बराबर होंगी, टोटल टेंसाइल फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स। तो हमारी टोटल कंप्रेसिव फोर्स है और ये हमारी टोटल टेंसाइल फोर्स है। तो इसके जरिए हम XU की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारा जो उसके अंदर न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहां पर आएगा, XU की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके अंदर इस फैक्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये XU है, ये हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर से इसको माइनस कर दिया और इस फैक्टर से डिवाइड कर दिया। कई बार FCC को इग्नोर कर देते हैं, तो उसका कंडीशन पे ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे आपने देखा कि हमारे पास टर्म आई थी FSC। FSC का मतलब यह है कि स्ट्रेस इन द स्टील इन कंप्रेशन। तो इसको निकालने के लिए जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रेन कैलकुलेट की कि इस लेवल पे स्ट्रेन कितनी है। तो ये हमारे पास ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो ये माइल्ड स्टील के लिए हमने इस्तेमाल किया था, और ये ग्राफ जो है हमारे पास दिस इज फॉर द HYSD। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो ये कर्व है, ये यहाँ पर 0.002 के बाद लगभग ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट हो जाती है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इसके अंदर हम किसी भी स्ट्रेन के लिए इसकी वैल्यू को चेक करते हैं तो वो उतनी ही रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू वही रहेगी हमारे पास 0.87 FY माइल्ड स्टील के लिए। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास जो कर्व है ये HYSD के लिए, तो आप ऐसे HYSD के लिए देखते हैं कि इट इज पैराबोलिक कर्व। तो ये जो कर्व है हमारी, तो इसके अंदर अब हमारे पास जैसे इस लेवल पे जो स्ट्रेन आएगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अलग होगी, अलग अलग जैसे स्ट्रेन जो है मान लिया ये हमारी जो ये बार्स हैं ये अगर मान लिया ऊपर नीचे हो जाती है, हम इसके अंदर कवर को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से ये वैल्यू बदल सकती है। तो फिर हम अलग अलग इसकी वैल्यू स्ट्रेन के हिसाब से FSC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास हमने टेबल भी हमारे पास अवेलेबल है, तो इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम FSC की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये स्ट्रेन आ जाएगी, ये जो फार्मूला जैसे आपको बताया गया है, ये जो फार्मूला है हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये स्ट्रेन का फार्मूला, इस लेवल पे कितनी स्ट्रेन होगी, इस फार्मूले की मदद से हम स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे और फिर इस टेबल से स्ट्रेन को इंटरपोलेट करते हुए हम FP415 या FP500 के लिए हम इसके अंदर FSC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारी FSC की रहेगी और फिर उस फार्मूले में हम पुट करके हम XU निकाल सकते हैं। इसका एक और आसान तरीका भी है, इसके अंदर हम जैसे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम इसके अंदर d' की वैल्यू लेकर, ये हमारे पास FP415 या FP500 के लिए ये d' की वैल्यू है, और इसके अंदर हम इन वैल्यूज की मदद से हम एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू FSC की कैलकुलेट करते हैं और फिर बाद में जो स्ट्रेन से उस वैल्यू को हम चेक करते हैं कि क्या दोनों में कोई फर्क तो नहीं है, और फिर उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू FSC की कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो इसके जो नेक्स्ट टाइप है वो ये है कि हमें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना होता है कि जो बीम है हमारा उसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि आमतौर पर हम 3 तरह के सेक्शंस बनाते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो आमतौर पर जब हम डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते हैं या बनाते हैं तो हमारा जो सेक्शन जो होता है वो
मोस्ट प्रोबेबली वो हमारा सेक्शन ओवर रेनफोर्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन हम कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन नहीं बनाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है XU, उसकी वैल्यू को XU मैक्सिमम जो होता है हमारे पास, XU लिमिटिंग जो वैल्यू होती है उसके बराबर लेकर फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो सेक्शन होगा इट विल बी ऑलवेज वीक इन कंप्रेशन, मतलब कंक्रीट में ही इसकी फेल होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसलिए इसके अंदर हम हमेशा ही इसका जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट ही कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो कंक्रीट के अंदर जो हमें मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना होगा, एक तो कंक्रीट का होगा और दूसरा हमारा होगा जो स्टील हमने डाला है कंप्रेशन जोन में, तो उसको हमने कह दिया MU1 एंड MU2। तो MU1 जो है हमारे पास C1 इंटू लीवर आर्म हमें पहले भी जैसे सिंगली में निकाला था वही है, लीवर आर्म हमारे पास 0.36 ये कंप्रेसिव फोर्स है और ये हमारे पास उसका लीवर आर्म है। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आ गया MU1 फॉर कंक्रीट। तो ये फोर्स और ये हमारे पास लीवर आर्म आपको पता ही है D माइनस 0.42 XU होता है। अब आपने ले लिया स्टील के लिए, तो ये हमारे पास इसकी कंप्रेसिव फोर्स है स्टील के अंदर FSC माइनस FCC इंटू SC, और ये हमारे पास लीवर आर्म है D माइनस D डैश। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर D माइनस D डैश हमने कहाँ से लिया है, ये हमने D माइनस D डैश यहाँ से लिया है। ये आप देख सकते हैं ये हमारी टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये जो लीवर आर्म है हमारे पास, ये स्टील जो है इसका सेंटर से लेकर इस स्टील के सेंटर तक, तो ये हमारे पास यहाँ से लग गई, यहाँ तक डेप्थ D है, इसमें से हमने D डैश हटा दिया, तो ये हमारा लीवर आर्म बन गया D माइनस D डैश। तो इस तरीके से इसके अंदर हमने ये हमारे पास इसकी फोर्स, इसका मूवमेंट निकाल दिया MU। तो टोटल हमारे पास जो MU बन गया MU1 प्लस MU2। तो जैसे हमने पहले भी XU के केस में देखा था, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, एज्यूमिंग द लॉस ऑफ कंक्रीट एरिया बाय कंप्रेसिव स्टील इज नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास ये सिंपल फार्मूला बन जाएगा 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU, ये कंक्रीट का है, प्लस में ये कंप्रेसिव स्टील है FSC इंटू ASC इंटू में लीवर आर। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आमतौर पर इसके जो डबली रेनफोर्स बीम होता है इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट ही हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हमारा डिजाइन की बात आती है कि हमें डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करना है। तो इसके अंदर डिजाइन करने की जहां तक बात है, इसके अंदर हमें सब कुछ जो है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। विड्थ क्या है, डेप्थ की डेप्थ क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम डेप्थ को तो पहले ही हम फिक्स कर चुके हैं, तो उसी कंडीशन में हम डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करते हैं। तो हमारे पास BD कवर जो है हमारे पास D डैश और ग्रेड ऑफ कंक्रीट FCK FY, ये सभी हमें पता है। हमारा इसके अंदर मेन काम ये होता है कि हमें इसके अंदर टेंशन जोन में कितना स्टील डालना है और कंप्रेशन जोन में कितना स्टील डालना है, वो हमें निकालना होता है। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील टेंशन एंड एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, AST एंड ASC। तो जो AST है हमारा, आपने पहले भी देखा, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, AST1 एंड AST2। तो पहले जो बीम का एज ए सिंगली जो उसका रेसिस्टेंस होता है MU लिमिटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उसके हिसाब से हम पहले निकालते हैं AST1। तो जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था, इस बीम का कॉन्सेप्ट भी यही है कि इसके अंदर हम पहले इसको सिंगली डिजाइन करते हैं, तो सिंगली के हिसाब से पहले हम उसका AST1 निकाल देते हैं। MU लिमिटिंग जो इसका मूवमेंट बीम का जो रेसिस्टेंस होगा एज ए सिंगली बीम, उसको हम MU लिमिटिंग बोलते हैं। तो उसके हिसाब से हम इसके अंदर AST1 को कैलकुलेट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो बैलेंस जो बच जाता है बेंडिंग मूवमेंट, क्योंकि डबली हम उसी केस में ही डिजाइन कर रहे हैं जबकि हमारा बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो बीम के रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है, तो उसके अंदर से फिर बैलेंस जो हमारे पास बच गया MU2, तो हमारे पास MU बेंडिंग मूवमेंट है, MU1 के हिसाब से हमने पहले निकाल दिया, तो बाकी जो हमारे पास बच गया MU2, उसके हिसाब से फिर हमने इसके अंदर AST2 निकाला और ASC निकाला। तो AST2 निकालने के लिए हमारे पास सिंपल ये फार्मूला MU2 डिवाइडेड बाय 0.87 FY इंटू में D माइनस D डैश। तो D माइनस D डैश हमारा लीवर आर्म है और ये हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स बन जाती है। तो इस तरीके से हम AST
2 निकाल देते हैं। और इसी तरीके से फिर हम ASC कैलकुलेट करते हैं। तो ये ASC हमारे पास है mu2 डिवाइडेड बाई FSC टू d माइनस d डैश। तो हमारे पास ASC आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको इसके अंदर कई जगह पर हमने XU मैक्स निकाला है, जैसे तो उसके अंदर जो XU लिमिटिंग जो होता है वो जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट स्टील पर डिपेंड करता है, उससे हम ये सारी वैल्यू ले लेते हैं और इस तरीके से हम बीम को डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल से टाइप के सवाल हैं इसके अंदर। ये MU निकालने का इसमें सवाल आता है, तो इसके अंदर इस फार्मूले से हम MU निकाल सकते हैं। और ये दूसरा जो है हमारे पास डिजाइन का है, इसके अंदर हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना होता है टेंशन और कंप्रेशन जोन। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके अंदर ये जब भी आप कर सकते हैं जब आपने इसके अंदर पहले सिंगली अच्छे से पढ़ा हुआ हो और आपके सिंगली बीम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इसके अंदर जो सिंगली वाले कॉन्सेप्ट हैं वही हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने से आगे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और हौसला मिले, हम इसको और इनकरेज हों ताकि और आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।